दोस्तों, सीन इमेजिन कीजिए। डेट है सितंबर 17, 1908। लोकेशन फोर्ट मायर, वर्जीनिया। हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। आसमान में एक मशीन उड़ रही है। उस मशीन को चला रहा है ऑरविल राइट और उनके पीछे बैठा है एक पैसेंजर, लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज। ये दुनिया का पहला पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑरविल प्रूव करना चाहते हैं कि उनकी मशीन सेफ है। मशीन हवा में ग्लाइड कर रही है। सब कुछ परफेक्ट है। लोग तालियां बजा रहे हैं। अचानक क्रैक, एक लकड़ी के टूटने की आवाज आती है। प्रोपेलर टूट जाता है। मशीन 75 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन की तरफ गिरती है। बम! धूल का गुबार उठता है। लोग भागते हैं। ऑरविल राइट मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। खून बह रहा है। लेकिन पैसेंजर, लेफ्टिनेंट सेल्फ्रिज, उनका सर फट चुका है। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में सेल्फ्रिज की डेथ हो जाती है। यह हिस्ट्री की पहली एयरप्लेन फेटालिटी थी। ऑरविल राइट हॉस्पिटल के बेड पर है। उनका शरीर टूट चुका है। उनका दिमाग शॉक में है। क्या वो हार मान गए? क्या उन्होंने कहा इंसान का हवा में उड़ना पाप है? नहीं। हॉस्पिटल के बेड पर दर्द में कराहते हुए ऑरविल ने अपनी बहन से कहा, कैथरीन, मुझे वापस जाना होगा। मुझे समझ आ गया है कि गलती कहां हुई थी। ये लेवल का ऑब्सेशन चाहिए होता है दुनिया बदलने के लिए। इन दो भाइयों के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी। इनके पास पैसा नहीं था। इनके पास गवर्नमेंट ग्रांट नहीं थी। इनके खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स थे। लेकिन इन्होंने वो किया जो पिछले 10,000 सालों में कोई इंसान नहीं कर पाया था। इन्होंने हवा को गुलाम बनाया। आज हम विल्बर और ऑरविल राइट की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने साइंस को आर्ट बनाया। ये कहानी एक प्लेन की नहीं है। ये कहानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द बिशप्स हाउस, द एनवायरमेंट ऑफ जीनियस। विल्बर और ऑरविल डेटन, ओहायो में बड़े हुए। उनके पिता मिल्टन राइट एक बिशप थे, चर्च लीडर। उनके घर में फैसिलिटीज कम थीं, लेकिन किताबें बहुत थीं। मिल्टन राइट का एक रूल था, अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना मत जाओ, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। घर में 2 लाइब्रेरीज थीं, एक रिलीजियस, एक साइंटिफिक। बच्चे कुछ भी पढ़ सकते थे। एक दिन उनके पिता एक छोटा सा खिलौना लाए, एक हेलीकॉप्टर, रबर बैंड वाला। उन्होंने उसे हवा में उछाला। दोनों भाइयों ने उसे देखा। वो खिलौना टूट गया। नॉर्मल बच्चे रोते। राइट ब्रदर्स ने क्या किया? उन्होंने उसे खोला, समझा और खुद का बनाया। साइकोलॉजिकल इंसाइट। यहां हमें पहला लेसन मिलता है, क्यूरियोसिटी इज बेटर देन एजुकेशन। विल्बर और ऑरविल दोनों ने हाई स्कूल डिप्लोमा भी नहीं लिया था, लेकिन उन्हें सीखने की आदत थी। विल्बर कहता था, हमारे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, हमारे पास बस एक एडवांटेज था। हम एक ऐसे घर में बड़े हुए जहां सवाल पूछना एनकरेज किया जाता था। चैप्टर 2, द डार्क ईयर, डिप्रेशन एंड डेस्टिनी। विल्बर राइट एक एथलेटिक लड़का था। वो येल यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, लेकिन 18 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट हुआ। हॉकी खेलते वक्त एक लड़के ने विल्बर के मुंह पर हॉकी स्टिक मार दी। विल्बर के सामने के सारे दांत टूट गए। उसकी जॉ हिल गई। फिजिकल चोट ठीक हो गई, लेकिन मेंटल चोट गहरी थी। विल्बर डिप्रेशन में चला गया। उसने 3 साल तक घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो येल नहीं गया। वो अपनी बीमार मां की सेवा करता रहा और पढ़ता रहा। इन 3 सालों में विल्बर ने वो सब पढ़ लिया जो नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ता। साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स। इस आइसोलेशन ने विल्बर को डीप थिंकर बना दिया। जब वो डिप्रेशन से बाहर निकला तो वो बदल चुका था। अब वो टीनेजर नहीं था, वो एक मंक बन चुका था, जिसका दिमाग एक लेजर की तरह तेज था। विल्बर, जो थोड़ा चंचल था, उसने विल्बर को बिजनेस में खींचा। उन्होंने पहले प्रिंटिंग प्रेस खोली, फिर उन्होंने बाइसिकल शॉप खोली। दोस्तों, ये साइकिल शॉप उनकी फंडिंग एजेंसी थी। लोग सोचते हैं उन्हें गवर्नमेंट पैसे देती थी। नहीं, वो सुबह साइकिल रिपेयर करते थे ताकि शाम को वो हवाई जहाज बना सकें। वो अपनी जेब से दुनिया बदल रहे थे। चैप्टर 3, द लाइब्रेरी ऑफ लाइज, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। 1896 में एक फेमस जर्मन एविएटर ऑटो लिलियनथल की डेथ हो गई, ग्लाइडर उड़ाते वक्त। विल्बर ने सोचा, इंसान उड़ क्यों नहीं सीख पा रहा। उन्होंने स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को लेटर लिखा, मुझे उड़ने के बारे में सारी किताबें भेज दीजिए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, सर हायरम मैक्सिम, सैमुअल लैंगले बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं, पावरफुल इंजन्स लगा रहे हैं, लेकिन सब फेल हो रहे हैं। विल्बर ने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन किया जो किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया था। उन्होंने चिड़ियों को देखा।
उन्होंने देखा कि जब चिड़िया मुड़ती है, टर्न होती है, तो वो सीधी नहीं रहती, वो झुकती है, बैंक होती है, जैसे साइकिल मुड़ते वक्त झुकती है। बाकी साइंटिस्ट सोच रहे थे कि जहाज को स्टेबल रखना है, शिप की तरह। विल्बर ने कहा, रॉन्ग, जहाज को अनस्टेबल होना चाहिए, उसे हवा में बैलेंस करना पड़ेगा जैसे साइकिल को बैलेंस करते हैं। ये था द विंग वॉपिंग कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक साइकिल के डब्बे को मोड़कर ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। ये उनका यूरेका मोमेंट था। लेसन, एक्सपर्ट्स को ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, नेचर को ऑब्जर्व करो, नेचर सबसे बड़ी टीचर है। चैप्टर 4, इनटू द हेल, किटी हॉक। थ्योरी रेडी थी, अब टेस्ट करना था। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां तेज हवा, विंड हो, सॉफ्ट रेत, सैंड हो, ताकि गिरने पर हड्डियां ना टूटें, कोई इंसान ना हो, प्राइवेसी। उन्होंने चुना किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह थी, एक रेगिस्तान समुद्र के किनारे। साल 1900। दोनों भाई वहां गए। वहां की हालत नरक जैसी थी। तूफान आते थे जो उनका टेंट उखाड़ देते थे। गर्मी इतनी थी कि दिमाग उबल जाए। और सबसे बड़ा दुश्मन मच्छर। ऑरवेल ने अपनी डायरी में लिखा, मच्छर इतने थे कि हमें चादर के अंदर मुंह डालकर खाना खाना पड़ता था। वो हमारे कपड़ों के आर पार काट रहे थे। वो वहां बीमार पड़े, बुखार हुआ, भूखे रहे, लेकिन वो वापस नहीं गए। उन्होंने वहां अपने ग्लाइडर्स टेस्ट किए। 1900 में फेल हुए, 1901 में फेल हुए। 1901 का फेलियर हार्ट ब्रेकिंग था। उनका ग्लाइडर वैसे काम नहीं कर रहा था जैसे कैलकुलेशंस कह रही थीं। वापस आते वक्त ट्रेन में विल्बर ने कहा, इंसान अगले 1000 साल तक नहीं उड़ पाएगा। ये एक लौता मोमेंट था जब विल्बर टूट गया था। लेकिन घर आकर उन्होंने वही किया जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स करते हैं। चैप्टर 5, द विंड टनल, रीइन्वेंटिंग फिजिक्स। विल्बर को शक हुआ, क्या हो अगर किताबों में लिखा डेटा ही गलत हो? क्या हो अगर लिलियनथल की कैलकुलेशंस गलत हों? चेक करने के लिए उन्होंने दुनिया का पहला विंड टनल बनाया। एक लकड़ी का डब्बा, एक पंखा और एक साइकिल का स्पोक बैलेंस। उन्होंने इस छोटे से डब्बे में 200 अलग अलग तरह के विंग्स टेस्ट किए, दिन रात। उन्होंने पाया कि स्मीटन कोएफिशिएंट, जो फिजिक्स का स्टैंडर्ड नंबर था 150 सालों से, वो गलत है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट्स गलत नंबर यूज कर रहे थे, इसलिए सब फेल हो रहे थे। राइट ब्रदर्स ने फिजिक्स को रीराइट किया। उन्होंने अपने नए नंबर्स बनाए। यह है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अगर बेस डेटा गलत है तो रिजल्ट कभी सही नहीं होगा। उन्होंने बेस डेटा ठीक किया। चैप्टर 6, द इंजन एंड द प्रोपेलर, द लास्ट पजल। अब उनके पास विंग डिजाइन था, कंट्रोल सिस्टम था, अब चाहिए था इंजन। उन्होंने कार कंपनीज को लेटर लिखा, हमें एक हल्का, लाइट वेट इंजन चाहिए। सब ने मना कर दिया, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मैकेनिक चार्ली टेलर को कहा, हम खुद बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ 6 हफ्तों में दुनिया का पहला एल्यूमिनियम ब्लॉक इंजन बना दिया। फिर आई प्रोपेलर की बारी। साइंटिस्ट सोचते थे कि प्रोपेलर एक स्क्रू है, पेच, जो हवा में छेद करता है। विल्बर ने कहा, रॉन्ग, प्रोपेलर एक घूमता हुआ पंख, रोटेटिंग विंग है। उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स की कॉम्प्लेक्स मैथ्स सॉल्व की। उन्होंने जो प्रोपेलर बनाया 1903 में, वो 66% एफिशिएंट था। आज के मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन प्रोपेलर्स 80-85% एफिशिएंट हैं। उन्होंने हाथ से जो बनाया वो परफेक्शन के इतना करीब था। चैप्टर 7, दिसंबर 17, 1903, द मिरेकल। सब कुछ रेडी था। किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना, सर्दी का मौसम। 17 दिसंबर 1903। सिर्फ 5 लोग देखने आए थे, 3 कोस्टल गार्ड्स, 1 लोकल और 1 बच्चा। दुनिया को खबर ही नहीं थी कि हिस्ट्री बनने वाली है। टॉस किया गया, ऑरविल जीता। ऑरविल मशीन पर लेटा, इंजन स्टार्ट हुआ, मशीन रेल पर दौड़ी और हवा में उठ गई। 12 सेकेंड्स, 120 फीट। ये इंसानी इतिहास की पहली कंट्रोल्ड, पावर्ड, हेवियर देन एयर फ्लाइट थी। उस दिन उन्होंने 4 फ्लाइट्स की। आखिरी फ्लाइट विल्बर ने की। 59 सेकेंड्स, 852 फीट। जब वो आखिरी फ्लाइट करके उतरे, हवा का एक झोंका आया और मशीन को पलट दिया। मशीन टूट गई, लेकिन काम हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि इंसान उड़ सकता है। उन्होंने अपने पिता को टेलीग्राम भेजा, सक्सेस, 4 फ्लाइट्स थर्सडे मॉर्निंग, होम क्रिसमस। चैप्टर 8, द साइलेंस, वाई नो वन बिलीव्ड देम। यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां असली स्ट्रगल शुरू होती है।
उन्होंने सोचा दुनिया उन्हें सर आंखों पर बिठाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। मीडिया ने उन्हें झूठा कहा। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन ने आर्टिकल लिखा कि ये होक्स है। क्यों? क्योंकि सैम्यूल लैंगले, गवर्नमेंट का फेवरेट साइंटिस्ट, फेल हो गया था, तो दो साइकिल मैकेनिक्स कैसे जीत सकते हैं? राइट ब्रदर्स ने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने साइलेंस चूज किया। उन्होंने कहा, हमें लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, हम मशीन को और बेहतर बनाएंगे। अगले 2 साल 1904 और 1905 में वो डेटन के एक खेत में हफमैन प्रेरी में प्रैक्टिस करते रहे। लोग उन्हें देखने आते, लेकिन वो उड़ाते नहीं थे, वो इंतजार कर रहे थे। वो अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनका आइडिया चोरी करे। 1905 तक वो आधा आधा घंटा हवा में रह रहे थे, सर्कल में घूम रहे थे, 8 बना रहे थे, जबकि पूरी दुनिया अभी भी 10 सेकंड उड़ने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो दुनिया से 10 साल आगे थे और दुनिया को पता भी नहीं था। चैप्टर 9, द किंग ऑफ द स्काई, ले मांस 1908। फाइनली 1908 में उन्होंने दुनिया को दिखाने का फैसला किया। विल्बर फ्रांस गए, ले मांस। ऑरविल अमेरिका में रुके, आर्मी ट्रायल्स के लिए। फ्रांस में सब लोग राइट ब्रदर्स का मजाक उड़ा रहे थे। न्यूज़पेपर्स उन्हें ब्लफर्स कह रहे थे, ढोंगे कह रहे थे। 8 अगस्त 1908 विल्बर अपने मैले कुचैले मैकेनिक क्लोथ्स में मैदान में आए। उन्होंने मशीन स्टार्ट की और जैसे ही वो हवा में उठे और उन्होंने वो पहला टर्न लिया, भीड़ पागल हो गई। फ्रेंच एविएटर्स रो रहे थे। एक फ्रेंच पायलट ने कहा, हम बच्चे हैं, हम अब तक जमीन पर रेंग रहे थे, ये आदमी हवा का राजा है। विल्बर ने वहां रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। किंग्स, क्वींस, मिलियनेयर्स सब विल्बर को देखने आते थे। विल्बर वहीं रहते थे, हैंगर में सोते थे, सिंपल खाना खाते थे। वो दुनिया के सबसे फेमस आदमी बन गए थे। उधर अमेरिका में ऑरविल भी हिस्ट्री बना रहे थे, जब तक वो क्रैश नहीं हुआ जो हमने इंट्रो में देखा। चैप्टर 10, द ट्रेजेडी ऑफ विक्ट्री, पेटेंट वॉर्स। सक्सेस मिल गई, पैसा मिल गया, फेम मिल गया, लेकिन इसने उन्हें मार दिया। 1909 के बाद राइट ब्रदर्स ने नया इन्वेंट करना बंद कर दिया। वो बिजनेसमैन बन गए, वो लॉयर्स बन गए। उन्होंने हर उस आदमी पर केस किया जिसने उनका डिज़ाइन कॉपी किया, ग्लेन कर्टिस। विल्बर, जो एक फ्री बर्ड था, वो अब कोर्ट रूम्स में बैठा रहता था। स्ट्रेस ने उसे खा लिया। 1912 में विल्बर को टाइफॉइड हुआ और 45 इयर्स की एज में द किंग ऑफ द स्काईज मर गया। ऑरविल अकेला रह गया। उसने अपने भाई को खोया, अपना दिमाग खोया। उसने कंपनी बेच दी और अपनी बाकी जिंदगी अकेलेपन में बिताई। 1948 तक ऑरविल जिंदा रहा। उसने देखा कि कैसे उसकी इन्वेंशन, एरोप्लेन, ने दुनिया को जोड़ा और कैसे उसने दुनिया को तबाह किया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बॉम्बिंग्स। मरने से पहले ऑरविल ने कहा था, हमने सोचा था हम वॉर खत्म कर देंगे, लेकिन हमने वॉर को और खतरनाक बना दिया। चैप्टर 11, द सीक्रेट सॉस, वाई देम। तो दोस्तों, राइट ब्रदर्स ही क्यों? हजारों इंजीनियर्स थे, पैसा था, ये 2 मैकेनिक क्यों जीते? 1, द आर्ग्यूमेंट कल्चर। विल्बर और ऑरविल रोज लड़ते थे, चीख चीख कर बहस करते थे, लेकिन वो एक दूसरे पर गुस्सा नहीं थे, वो आइडिया पर अटैक करते थे। एक बार वो पूरी रात लड़ते रहे प्रोपेलर डिजाइन पर। अगले दिन सुबह विल्बर ने कहा, ऑरविल तुम सही थे, और ऑरविल ने कहा, नहीं विल्बर तुम सही थे। उन्होंने एक दूसरे की बात मानकर सही सल्यूशन ढूंढा। लेसन, बहस करो ताकि सच मिले, इसलिए नहीं कि तुम जीतो। 2, यूनिटी। विल्बर ने कहा था, हम साथ में खेलते थे, साथ काम करते थे, साथ सोचते थे, हमारा दिमाग 2 शरीरों में एक ही था, अकेले ये पॉसिबल नहीं था। 3, रेजिलियंस। टेंट में रहना, मच्छर खाना, हड्डियां तोड़ना, मजाक उड़वाना, उन्होंने दर्द को एक्सेप्ट किया। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ द बाइसिकल शॉप। दोस्तों, आज जब आप फ्लाइट में बैठते हैं और वो प्लेन बादलों के ऊपर जाता है, तो एक सेकंड के लिए सोचिए, ये मिरेकल कैसे हुआ? ये किसी बड़ी लैब में नहीं हुआ, ये किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि 2 भाई ओहायो के एक छोटे से साइकिल स्टोर में रात को 10 बजे तक हाथ में ग्रीस लगाए सपने देख रहे थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि एक्सपर्ट वो नहीं जिसके पास डिग्री है, एक्सपर्ट वो है जिसने प्रॉब्लम को सबसे गहराई में समझा है। राइट ब्रदर्स हमें सिखाते हैं कि अगर दुनिया कहे कि तुम गलत हो,
लेकिन तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहे कि तुम सही हो तो दुनिया की मत सुनो, अपने एक्सपेरिमेंट की सुनो। आपका किटी हॉक कहाँ है? आपकी विंड टनल क्या है? ढूंढिए उसे। रुकिए मत, उड़ते रहिए। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।